हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने आया हूं एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर के। और वो क्वेश्चन पेपर है आरपीएससी का जो सीनियर टीचर यानी कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगता है, उसमें साइंस सब्जेक्ट में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, है ना, उनको हम लोग इस वीडियो सॉल्यूशन में लेने वाले हैं। और ये एग्जाम आपका अभी 3-4 दिन पहले 9 सितंबर 2025 को ही हुआ है। तो इसमें पहली बात तो ये हो गई कि इस पेपर के केवल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा, जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कॉन्सेप्चुअली हम लोग जाएंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन किस स्तर का है और ये क्वेश्चन कहां से उठ के आया है ना। ये मतलब हम लोग उस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हुए चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पिछले जितने भी मैंने वीडियो सॉल्यूशन रिलीज किए हैं क्वेश्चंस पेपर के उनकी तरह से ही ये वीडियो सॉल्यूशन भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। आप इसे देखेंगे, नई चीजें पता चलेंगी, एक नया नजरिया पता चलेगा कि क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट को पहचानना है। बस यही जो सॉल्यूशन की टेक्निक है वही आपको सीखनी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, तो आप देख लीजिए एरोमेटिक कौन सा नहीं है बोल करके, है ना। तो एरोमेटिक कौन सा नहीं है, इसका मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे देता हूं। ये आपका ट्रोपिलियम कैटायन है, ये तो आपका एरोमेटिक होता है बोल करके। ये भी आपका जो है वो पेंटाडाइनिल एनायन है, ये भी एरोमेटिक होता है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए। ये आपका बहुत ही खतरनाक कंपाउंड है एजुलिन। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक बहुत स्पेशल एग्जांपल है एजुलिन। ये इन्होंने बहुत अच्छा इन्वॉल्व किया है और एजुलिन के बेसिस पे एजुलिन पर कई क्वेश्चंस नेट वगैरह के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो 10 एनुलिन है, बेसिकली ये आपका 10 एनुलिन है। ये जो है ना 10 एनुलिन, ये एरोमेटिक नहीं है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हैं ना, जहां पर मेरा पेन चल रहा है वहां पर यहां पर ट्रांस हाइड्रोजन है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ट्रांस पोजीशन में है। उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है और ये हो जाती है नॉन प्लेनर। अब जब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी तो वो एरोमेटिक कैसे होगी? एरोमेटिसिटी के लिए क्या चाहिए? आपको प्लेनरिटी होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछने की कोशिश करी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन, यानी कि मिथेन के कितने मोल चाहिए CO2 के 44 ग्राम बनाने के लिए। यानी कि आपको मिथेन का कंबशन कराना है, दहन कराना है, और आपको मिथेन के कितने मोल चाहिए कि आप 44 ग्राम क्या प्रोड्यूस कर सको, CO2 प्रोड्यूस कर सको। तो मिथेन के दहन की यानी कि कंबशन की इक्वेशन आपको लिखनी है। वो इक्वेशन यहां लिखाई है, आपके सामने है, ये रही। ठीक है, इसमें ये कंबशन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक मोल मिथेन 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बना रहा है। इतनी बात खत्म। ओके, अब इन्होंने कहा है CO2 44 ग्राम बनाना है, तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। इसका मतलब 44 ग्राम ही इसका क्या हुआ? 1 मोल क्वांटिटी हुआ। इसका मतलब है ना, यहां पर CO2 का 44 ग्राम का मतलब हो गया कि 1 मोल। तो 1 मोल CO2 बनाने के लिए CH4 कितना लग रहा है? 1 मोल ही लग रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को पढ़ते कैसे हैं? 1 मोल CH4 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O बना रहा है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो इन्होंने इनडायरेक्टली 44 ग्राम लिखा है। 44 ग्राम 1 मोल होता है। ठीक है, तो 1 मोल CO2 बनाने के लिए 1 मोल ही मिथेन का लग रहा है, इसलिए उत्तर हो गया आपका 1 मोल। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली था, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो आपका किसका है? एक केमिकल इक्विलिब्रियम का है। उन्होंने एनसीईआरटी में ये एक इक्विलिब्रियम का केस है वो दिया हुआ है। ठीक है, NO2 और N2O4 का, उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किया है। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, वो जो केस स्टडी है एनसीईआरटी में दी हुई है उसी के बेसिस पे ये डिजाइन किया हुआ। ठीक है, अब ये पहले इन्होंने एक केमिकल इक्विलिब्रियम की ये इक्वेशन दे दी, उसके बाद में ये कह रहे हैं, उसके बाद में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट यहां पर दे दिए। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट कुछ यहां पर इन्होंने दे दी। एक एक स्टेटमेंट को हम पढ़ते जाते हैं और फिर इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, यही तो पूछा है, तो हम ट्रू एंड फॉल्स इनका करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक बार के लिए इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, इक्विलिब्रियम पे बस इतना ध्यान दे लेते हैं कि ये क्या है, हमारा एक्सोथर्मिक है।
एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकल रही है, ओके। और ये NO2 का कलर ब्राउन है और ये कलरलेस है, ठीक है। इसका मतलब जैसे यदि इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हुआ, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट हुआ, तो ब्राउन कलर हल्का होता चला जाएगा, और यदि रिएक्टेंट साइड में शिफ्ट हुआ तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं, एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं फटाफट से। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर डिक्रीजेज, यदि आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि NO2 N2O4 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर यदि हम लोग डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा। देखो, जैसे ही आप ये इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन, आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, ठीक है, तो आपने यदि टेम्परेचर डिक्रीज किया, अब रिएक्शन क्या, तो रिएक्शन क्या है कि आपने जितना डिक्रीज किया, रिएक्शन कोशिश करेगी उसको उस टेम्परेचर को क्रिएट करने की, कि भाई इसने इतना कम कर दिया तो चलो मैं इतना टेम्परेचर क्रिएट करती हूं। अब वो कैसे क्रिएट करेगी, बैकवर्ड में जाकर के या फॉरवर्ड में जाकर के। आप देखो, बैकवर्ड में यदि वो आती है तो हीट जनरेट हो रही है, सॉरी फॉरवर्ड में आती है तो हीट जनरेट हो रही है, इसलिए फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी और फॉरवर्ड में ब्राउन आएगी, तो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी क्योंकि N2O4 का अमाउंट कम हो जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ये ट्रू है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मोर N2O4 विल बी फॉर्म्ड। यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो N2O4 ज्यादा बनेगा। ये बात एकदम सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप देखो, प्रेशर आप जैसे बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगी, उस प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगी, है ना, ठीक है, बैलेंस करेगी उसको। तो कैसे कम करने की कोशिश करेगी, जिधर से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसियस के, ठीक है, उधर से रिएक्शन उधर शिफ्ट होगी। जिधर कम नंबर है, तो कम नंबर किधर है, इधर गैस के मोल्स कम है और रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है, ठीक है। तो प्रेशर आपने जो बढ़ाया उसको कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, जो जिधर आपके नंबर ऑफ मोल कम है गैसियस, उसके गैसियस स्पीसीज के नंबर ऑफ मोल कम है, उधर रिएक्शन शिफ्ट होगी, यानी कि प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगी। तो प्रोडक्ट साइड में आपकी ये शिफ्ट होगी तो N2O4 ज्यादा बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। देखो, अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, देखो बात को समझो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर का रिलेशन इन्होंने पूछा है। अब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो आप लिखते हो के, ठीक है, तो उसमें ऊपर आप क्या लिखते हो, प्रोडक्ट, यही तो लिखते हो, नीचे क्या लिखते हो आप, रिएक्टेंट, यही तो लिखते हो ना, ठीक है। तो अब आप देखो, ये कह रहा है टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहेगी, भैया तुम क्यों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर तो मैं खुद ही इंक्रीज कर रही हूं, मैं खुद भी एक्सोथर्मिक हूं, तुमको क्या जरूरत है, ठीक है। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए, उस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड में। क्योंकि यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी, तो ये बैकवर्ड में शिफ्ट होगी। बैकवर्ड में शिफ्ट होगी तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा, ये प्रोडक्ट कम बनेगा क्योंकि बैकवर्ड में जाएगी रिएक्शन। प्रोडक्ट कम बनेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्मूले में प्रोडक्ट हमेशा ऊपर आता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात को समझो। इसलिए ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात बता रहा हूं, यदि आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसलिए यह है क्या हो गया, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें बोला है करेक्ट कौन से हैं बोल करके, तो इसका उत्तर जो है वो सेकंड हो गया और इसमें सारे करेक्ट है। बात खत्म, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, देखो टोटल नंबर ऑफ नोड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका n-1 होता है। क्या होता है, n-1। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 में से 1 माइनस कर दो बोल करके 2 बच गया। तो टोटल नंबर ऑफ नोड 3D में टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होगी, 2 होगी। अब 3D हो चाहे 3P हो, टोटल नंबर ऑफ नोड तो n-1 ही होना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दो कॉलम दिए गए हैं, आपको मैचिंग करनी है बोल करके। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का काफी आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इनको देख लो। जैसे ये 2 और L की वैल्यू 1 है तो 2P हो गया, तो ये आपका A मिल गया सेकंड में, ठीक है।
अब इसी तरह से आप इनके ऑर्बिटल बना लो, ये 4s हो गया तो ये मिल गया इसमें, ये आपका 5 और l की वैल्यू 3, इसका मतलब ये f हो गया तो ये हो गया 5f हो गया, ये n और l की वैल्यू 2 तो ये हो गया, l की वैल्यू 2 होती है तो d होता है, तो ये n यानी कि 3 और l यानी कि 2 यानी कि d, तो ये 3d हो गया। अब मैंने ये मिला दिया, अब उत्तर आप इसका बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। मेरे ख्याल से इसका उत्तर 2 होगा, क्योंकि a में सेकंड और b में फर्स्ट, ये देखो a में आपका सेकंड है और b में आपका फर्स्ट है, तो a में सेकंड b में फर्स्ट, ये इसी एक ऑप्शन में मिल रहा है और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। ठीक है, इसका मतलब आपका 2 नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में भी इन्होंने मैचिंग का गेम कराया है, बस कॉलम इन्होंने ऊपर नीचे दे दिए। कॉलम यहां दिया है फर्स्ट और सेकंड कॉलम इन्होंने नीचे दिया, और इन्होंने कहा रिएक्शंस को मिलाना है बोल करके आपको। ठीक है, कौन सी रिएक्शन किस टाइप की है ये आपको बताना है, तो बहुत आसान है, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब है ना। कैसे आसान है आप देखते जाओ इसमें। ये जो पहली रिएक्शन है ये एक एल्केन के ये देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारी जो रिएक्शन है वो एनसीईआरटी का जो एल्केन एल्कीन एल्काइन हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना, वहां से ली हुई है। एल्केन की है, एल्कीन की है ना, ये सारी रिएक्शन मिक्स करके इन्होंने पूछा है। ठीक है ना, तो इसमें कोई ज्यादा मगजमारी वाली बात नहीं है ना, ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो पहली रिएक्शन है वो बेसिकली एक नेम रिएक्शन है, जिसमें जो हेक्सेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजीन में। तो इसको बोलते हैं हम साइक्लाइजेशन भी बोलते हैं इसको, और इसको रिफॉर्मिंग भी इसका नाम है। ये देखो ये रहा डी, तो ये बेसिकली डी है, रिफॉर्मिंग। ठीक है, अब ये सेकंड वाली रिएक्शन आप देखोगे तो इसमें रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है ना। ठीक है, लेकिन ये रिडक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है ना। देखो एल्काइन एल्कीन में बदल गई तो कंप्लीट तो नहीं हुआ, रिडक्शन कंप्लीट होता तो एल्केन बन जाता। तो ये पार्शियल रिडक्शन है, आंशिक अपचयन है, तो इसमें ए होगा, तो सेकंड वाले में ए का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे 3, ये भी ये सारे एनसीईआरटी की इक्वेशन आपको ऐसे कैसे मिल जाएगी। इथाइलिन है, इथाइलिन को Fe की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वो बन गया बेंजीन। तो ये एक तो पॉलीमराइजेशन हो गया, क्योंकि 3 इथाइलिन के मॉलिक्यूल बेंजीन में बदल गए तो पॉलीमराइजेशन हो गया, और ये साइक्लिक कंपाउंड है बेंजीन, तो ये हो गया साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो ये हो गया आपका बी, यानी कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये रहा। ठीक है, और ये आपका देखो कंबशन, अभी हमने एक इक्वेशन में कंबशन कराया था ना, तो उसमें कंबशन में कराया था हमने, दहन कराया था मीथेन का, वो एक क्वेश्चन में उसमें CO2 वाले में। ठीक है, तो यहां कंबशन आप कराते हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और CO2 बनता है। अब यहां देखो CO2 नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ना, पूरी तरह से कंबशन नहीं हो रहा। पूरी तरह से कंबशन होता तो CO2 बनता, लेकिन CO2 नहीं बन रहा, इसलिए ये है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो ये आपका मिल गया किसमें, सी में। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, आप कॉमन सेंस के बेसिस पे रिएक्शन को देख करके आंसर दे सकते हो। भाई आपको अब जैसे इसने कहा इनकम्प्लीट कंबशन, अब ये कंबशन कह रहा है, दहन कह रहा है, तो आप देख लो इनमें दहन की इक्वेशन कौन सी है। दहन में तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो वो 4th ही होगी, मतलब कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब आप ये कह रहा है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अब आप जानते हो पॉलीमराइजेशन, इनकी बहुलकीकरण। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में आपका एक से ज्यादा जो मॉलिक्यूल हैं वो मिलकर के एक बड़ी साइज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, यही तो होता है। तो ये आप देखोगे किस में हो रहा है, सिर्फ एक में ही हो रहा है, और वो कौन सा है आपका, ये 3 नंबर वाली इक्वेशन है ना। तो मेरे ख्याल से तो, और अब आप फिर ये इन्होंने लिखा है रिडक्शन, ये क्वेश्चंस बनाने वाले ने सही नहीं किया। मतलब ये किसी को आता हो, किसी ने पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, कॉमन सेंस के बेसिस पे इसको 10वीं क्लास का बच्चा भी उत्तर दे सकता है, क्योंकि रिडक्शन कंबशन ये सब वहां जाते हैं। ठीक है, अब ये रिडक्शन है। अब रिडक्शन अपचयन, आप देखो अपचयन किस में हो रहा है, एक रिएक्शन में ही अपचयन हो रहा है और किस में हो ही नहीं रहा, वो सेकंड नंबर है। तो आप समझ गए, कॉमन सेंस के बेसिस पे इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दिया जा सकता था। वैसे इसका उत्तर आप निकाल लेना, आप कौन सा है ना, जो मैंने मिलाया उसके हिसाब से एक इसका उत्तर होना चाहिए। इतना मैंने समझा दिया, अब तो उत्तर तो आप ही बता दोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा एसिडिक स्ट्रेंथ का इन्होंने ऑर्डर बढ़ता हुआ पूछा है। तो हमें पता है HI में बॉन्ड सबसे कमजोर होता है। ठीक है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी HI की सबसे कम होती है, तो HI का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद HBr, HCl, HF। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आपका नंबर 1 वाला आंसर हो गया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आप ग्रुप में HF, HCl, HBr और HI ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं वैसे वैसे आपकी जो हेलोजन है उसकी साइज बढ़ती चली जाती है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो कम होती चली जाती है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाते हैं। इसलिए ऊपर से नीचे जाते हैं हम लोग एक ही जो हेलोजेंस के जो हाइड्राइड हैं उसमें, तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग मिलती जाएगी। तो इसका ऑर्डर जो है वो आपका HI की सबसे ज्यादा होगी, फिर HBr, HCl, HF।
28 नंबर क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हमें लिक्विड है उनको प्योरीफाई करना है, ठीक है। कौन से लिक्विड हैं? हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड हैं, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी कि ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है, लेकिन यदि हम उनको बॉयल करते हैं तो उनके डिकम्पोज होने का खतरा होता है। तो इनको हम कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है, इनको कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, उसी की हम लोग देखने वाले हैं। तो इस तरह के लिक्विड्स को कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसके बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, जो क्लास 11 में हमारा जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, पार्ट 2 में ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक है, उसमें प्योरीफिकेशन की टेक्निक्स है, वहां से लेते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह के, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये एनसीईआरटी में कहां से आया। ये एनसीईआरटी के उसी चैप्टर का एक पेज है जहां पर टेक्निक्स दी हुई है, ठीक है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये आपके सामने है, ठीक है। अब मैं इसमें ये पढ़ के बताता हूं। देखो ये है एक टेक्निक का नाम है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ये कब काम आता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पे या बॉइलिंग पॉइंट पे आते ही डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे लिक्विड्स को प्योरीफाई करने की टेक्निक है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। एनसीईआरटी साफ साफ कह रही है। अब मैं आपको काम की चीज बताता हूं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है आपका, इसमें से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। ये अब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ये टॉपिक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक तो एप्लीकेशन इसकी ये है कि ये क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ना, वहां काम आता है, ये आ चुका है एग्जाम में। एक ये पिछली बार सेकंड ग्रेड साइंस संस्कृत एजुकेशन में हुआ था, तब इसमें ये आया था। ग्लिसरॉल कैसे सेपरेट करते हैं उससे, तो स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, है ना, मतलब स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री से ग्लिसरॉल कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो भी इसी से करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो ये जो पोर्शन है बेसिकली जिसको मैं पीला कर रहा हूं, इससे 3-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी आरपीएससी में। तो आपको ऐसे ही पढ़ना होता है, क्वेश्चन जो वही आएगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि ऐसे लिक्विड्स को प्योरीफाई करने की कौन सी टेक्निक है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां इन्होंने दिया है, और इन्होंने हमसे पूछा है, इन्होंने हमसे क्या पूछा है वो मैं आपको बताता हूं। यस, हाँ, इन्होंने हमसे पूछा है कि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बोल करके, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये एलिमेंट देख लो आप, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो ये तो आपका बेरिलियम हो गया, ठीक है, ये बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये रहे। अब आप मुझे बताओ, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इधर से इधर जाने पर इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा। देखो मैं आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये जो सेकंड पीरियड वाले जो एलिमेंट है, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आ चुका है, कई बार ही आ चुका है ये तो, ठीक है। तो इसमें वापस वही है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने की वजह से इसकी बोरोन से ज्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। तो अब आप देख लीजिए, नाइट्रोजन कहां पर है, नाइट्रोजन डी में है, इसलिए डी की सबसे ज्यादा होगी। तो डी की सबसे ज्यादा होगी बोल करके एक ही ऑप्शन है, ये रहा। तो अब आप देख लो, जो आपका ए है, ए कौन सा है, बेरिलियम, वो सेकंड नंबर पे आ गया, ये देखो ये रहा, ठीक है। बोरोन है जो बी में है ना, वो सबसे कम हो गया। फिर आपका सी आएगा, फिर जो डी है नाइट्रोजन, वो सबसे लास्ट में आ गया, और ऑक्सीजन उससे पहले हो गया ई के रूप में। बात आपको समझ में आ गई। तो ये काफी आसान सा ऑर्डर था, रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। क्यों यहां पर देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो बेरिलियम और बोरोन का कंपेरिजन, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो इन्होंने दोनों ले लिए इसमें, है ना। ये बड़ी खतरनाक बात है, मतलब आपको एक भी नहीं पता तो आप जाओगे काम से। अब है आपका अगला क्वेश्चन, है ना, उसमें ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, असमानुपातन अभिक्रिया। तो असमानुपातन अभिक्रिया कौन सी होती है, जिसमें एक ही एलिमेंट का, जरा सुन लेना मेरी बात को, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो एक ही रिएक्शन में, वो डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर इसका बोल करके आपका 3 नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्शन से पहले 0 है। ये देखो, ये क्लोरीन Cl2 है ना, तो ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। यहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के साथ में है, इसलिए क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और यहां -1 है। तो 0 से
0 से जब क्लोरीन +1 में आया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और 0 से जब वो -1 में गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो एक ही एलिमेंट का एक ही रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया, इसी को असमानुपातन अभिक्रिया या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल इन चारों में से केवल एक ही है, 3 नंबर, और यही इसका सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है हाउ मेनी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल इन BF3, यानी कि क्वेश्चन को घुमाया है। देखो BF3 जो है बेसिकली उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो उसमें कितने p ऑर्बिटल काम में लेते हैं, 2 p ऑर्बिटल काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें मतलब कोई ज्यादा भेद थोड़ी था, ये क्वेश्चन काफी आसान था, है ना। भाई sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, तो p ऑर्बिटल कितने भाग ले रहे हैं, 2, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। अब इसने देखो मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो पूछा नहीं, घुमा के पूछा है कि भाई इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए कितने p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। तो p ऑर्बिटल तो भाई 2 होते हैं और एक s होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन हो गया 4, है ना, यानी कि 2 p ऑर्बिटल इसमें आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे दिए, पढ़ते हैं और फिर बाद में हमें करेक्ट जो है उसको छांटना है, तो छांट लेंगे, हमारा क्या है, हमारा तो काम ही यही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एस और पी ब्लॉक को दोनों को मिलाकर के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। हाँ बोलते हैं भाई, इनको जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, एस और पी दोनों को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला पढ़ लेते हैं, अमंग Mg, Mg2+, Al3+ और Al द लार्जेस्ट स्पीसीज इज Mg। सही बात है, ये आपके देखो इसमें इस तरह से होगा कि आप Mg जो है वो इधर होता है और Al इधर होता है। ठीक है, तो आप इधर से इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है, तो Mg एल्यूमिनियम से बड़ा है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब एल्यूमिनियम से बड़ा है तो Al3+ से भी बड़ा होगा, क्योंकि Al3+ तो एल्यूमिनियम से भी छोटा है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि Mg इन दोनों से साइज में बड़ा है। अब Mg की लड़ाई किससे है, Mg की लड़ाई Mg2+ से है। तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कैटायन अपने न्यूट्रल एटम से छोटा होता है, यानी कि Mg Mg2+ से भी बड़ा है। तो Mg Al3+, Al और Mg2+ सबसे बड़ा है, इसका मतलब Mg इन चारों में लार्जेस्ट हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आगे चलते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेज इन द पीरियड लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट में जाएंगे। अच्छा, ये कुछ लोचा है क्या? बिल्कुल लोचा है, आप इधर से इधर जाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बढ़ती है भाई, यहां पर फ्लोरीन आता है ना, तो इधर से आप चलते हो, जो आपका सेकंड ग्रुप है ना, जो सेकंड पीरियड है, लिथियम से शुरू हो रहा है, तो आप इधर से इधर तक जाओगे तो फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और ये हमें कैसे बेवकूफ बना रहा है, ये कह रहा है डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होती है भाई? ये स्टेटमेंट गलत है, हम इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाले नहीं है। ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया तो इसमें अब ट्रू कौन सा रहा? फर्स्ट और सेकेंड ही ट्रू है, तो इसका मतलब इसमें जो उत्तर है वो आपका चौथा हो गया। ठीक है, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखो भाई, इससे आपके 3 बेंजीन रिंग मिल गई, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपका ये हो गया, रेजोनेंस की वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसमें 3 एरोमेटिक रिंग जुड़ी हैं कार्बन से, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब आप देख लो, ये नहीं है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये अरे इन्होंने तो कोई कंफ्यूज, अरे भाई ऑप्शन तो ढंग के बनाया करो। जब सबको पता चल गया कि रेजोनेंस की वजह से जिसमें 3 बेंजीन रिंग पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़ी हुई है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो कम से कम 2 ऑप्शन तो ऐसे देते जिसमें ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब यहां तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब इनका तो आप मत पता लगाओ, इनका तो आप पता ही मत लगाओ, इनका तो कुछ करने। अच्छा, और देखो कमाल की बात, इनको ऑप्शन बनाने नहीं आते। सबसे कम कौन सी है? सबसे कम आपका ये है, सबसे कम स्टेबल यही तो होगा। तो अब आप या तो ये आपको ये भी पता है कि सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, तो भी आप उत्तर पता लगा लोगे, क्योंकि एक ही ऑप्शन में है ये सबसे कम। और आपको या ये पता है सबसे ज्यादा कौन सा होगा, तो भी आप पता लगा लोगे कि यही है। तो अब आप देख लो, इसका उत्तर 3 होगा। अब क्या कहें आरपीएससी वालों को, ठीक है, कम से कम जो ऑप्शन है वो भी यदि ढंग से बना देना तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हो। यहां तो कंफ्यूजन होने का चांस ही नहीं है, मतलब इन्होंने पूरा तय कर रखा है कि बच्चे का क्वेश्चन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई अच्छा है, एनसीईआरटी से एज इट इज इन्होंने पिक किया है। ठीक है, नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में इसका एग्जांपल है बाकायदा। अब इसने पूछा है कि करेक्ट इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो करेक्ट आईयूपीएसी नाम में देखो, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों प्रीफिक्स लगने वाले ग्रुप्स हैं, प्रीफिक्स लगता है इनका। ठीक है,
अनुलग्न जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नाइट्रो हुआ, हेलोजन हुआ और आपका एल्काइल ग्रुप हुआ, ठीक है। अब इनमें जब भी बेंजीन में नंबरिंग होगी तो वो होगी आपके लोएस्ट लोकेंट रूल से, यानी कि कम से कम नंबर इनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, यहीं से कर सकते हो, 1 2 3 और 4। तो 1 2 और 4 ये इनको पोजीशन मिल गई। अब और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें कम नंबर इनको मिलता हो, तो इसी डायरेक्शन में आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग का तरीका ये हो गया। लेकिन जब आप नाम लिखने बैठेंगे, ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यही यहां पर कॉन्सेप्ट है कि नंबरिंग करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल से, नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसका आयोडो का आई आता है, नाइट्रो का एन आएगा, और ये इथाइल है, इथाइल का ई आएगा। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई आएगा। तो इथाइल की पोजीशन क्या है, 4, तो ये हो गया 4 इथाइल। अब 4 इथाइल ढूंढ लो। 4 इथाइल केवल एक ही ऑप्शन में है, सेकंड में, इसके अलावा किसी में है ही नहीं। तो 4 इथाइल, 1 पे आयोडो है, 1 आयोडो, 2 नाइट्रोबेंजीन, है ना, 2 पे नाइट्रो है, तो ये हो गया इसका नाम। मतलब इसमें तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब इन्होंने देखो 4 इथाइल और कहीं भी नहीं दिया, एक ही नाम, एक ही है 4 इथाइल में। तो इन्होंने पूरा पक्का तय कर रखा है कि कैंडिडेट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई। एकदम ऐसा ऑप्शन बनाओ कि वो यदि उसको कम भी आता हो तो 4 में से एक को वो ढूंढ ले कि कौन सा सही है। ओके, 35 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, अब उसमें आप देखोगे तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसमें पहला पढ़ते हैं, ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटाइन, कैटाइन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड। बात एकदम सही है। चार्ज जितना ज्यादा होता है, साइज जितनी छोटी होती है, तो कोवलेंट कैरेक्टर उस आयनिक बॉन्ड में उतना ही ज्यादा होता है। ये फायन रूल के हिसाब से है और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड में बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फायन रूल। अब ये कोई बात बताने की है, फायन रूल ने तो बताया ये बेचारे ने कि आयनिक बॉन्ड में जो कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होते हैं उसका वो क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, कब ज्यादा होगा कब कम होगा, यही तो बताया फायन ने। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है फायन रूल, ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। और इस तरह से ये दोनों ट्रू हो जाते हैं और इस तरह से इसका जो उत्तर है वो सेकंड हो जाता है कि दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो गए। हाइड्राइडों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम, देखो ये क्वेश्चन है आपके, हाइड्राइड्स हैं कुछ, उनके क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। तो इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बताऊं कैसे। H2S तो पूरी दुनिया जानती है कि H2S गैस होता है, ठीक है ना, H2S गैस होता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। ओके, तो H2S का बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक आपके HF जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और आपका NH3 जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और आपका H2, जैसे हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो H2 और H2S का कंपैरिजन पढ़ते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहां भी एक ही बात है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2 यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और H2S में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2S का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा तो नहीं हो सकता, इन दोनों से ज्यादा तो नहीं हो सकता, ये मेरा कॉमन सेंस है, ये मेरा कॉमन सेंस है ना, इन दोनों से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप देखो कि H2S का यहां NH3 से ज्यादा कर रखा है, ऑप्शन गलत है, ये नहीं आएगा इसका उत्तर। H2S का सबसे ज्यादा कर रखा है, ये नहीं आएगा। H2S का फिर NH3 से ज्यादा कर रखा है, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, बचा भाई फोर्थ ऑप्शन, खत्म, डन डनाडन डन, ठीक है, बात को समझो, है ना। तो ये बात हो गई। अब ये आपके सामने है कि H2S का जो है वो, तो आपने देखा किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सामान्य नॉलेज के बेसिस पे इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, 4 आ गया, है ना। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, मतलब मुझे NH3 HF इनके लिए मुझे सोचना ही नहीं है, मैं क्यों सोचूं भाई इनके लिए जब मुझे सीधा क्लू मिल रहा है, तो ठीक है। तो ये बात हो गई। ओके, हाँ, इसमें गड़बड़ पता है कब होती है, जब SiH4 जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, है ना, उसका H2S से ज्यादा कर देते, तब आप इसको कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते, क्योंकि इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। फिर आप मोलर मास पे चले जाते कि जिसका, जैसे इन दोनों में आप कैसे कंपैरिजन करोगे, मैं बताता हूं। इन दोनों में यदि आपको कंफ्यूजन हो तो उसका एक ही इलाज है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है ना, तो फिर मोलर मास पे जाएगा। मोलर मास जिसका ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो मोलर मास इसमें H2S का ज्यादा है, तो H2S का SiH4 से ज्यादा होगा। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो है वो 4 हो गया। केमिकल काइनेटिक्स से अच्छा क्वेश्चन बनाने की इन्होंने कोशिश की है, एनसीईआरटी को उठाने की कोशिश करी है इन्होंने, सक्सेसफुली उठा भी लिया। ये आर्हेनियस इक्वेशन का एक महत्वपूर्ण ग्राफ है जिसका स्लोप इन्होंने दिया है, ठीक है, और वो स्टेटमेंट दिया है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t, उसका ये स्लोप होता है -EA/RT। ये एकदम सही है। आप ये ग्राफ का स्लोप जाकर के देखोगे ना तो आपको ये पकड़ में आ जाएगा, ये एकदम जाके सही है, ठीक है।
जहाँ पे ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें कोई बात बताने की नहीं है। आप ये जाके देखोगे एनसीईआरटी में तो ग्राफ का स्लोप यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब when a substance reduces the rate of reaction द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड इनहिबिटर। ये कहा है कि एक सब्सटेंस जब किसी रिएक्शन का रेट कम करता है तो उसको इनहिबिटर बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट एकदम सही है। एनसीईआरटी में आप जाके देखोगे, है ना, कैटालाइसिस वाले केमिकल काइनेटिक्स में उसके क्या बोलते हैं कैटालाइसिस वाले टॉपिक में, तो आपको ये स्टेटमेंट वहां शुरू में ही नजर आ जाएगा, फर्स्ट पैरा में ही, ठीक है, कि जो रिएक्शन की रेट को कम करते हैं उनको इनहिबिटर बोलते हैं। अब इनहिबिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो मेरे को भी नहीं पता भाई, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कैटलिस्ट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय चेंजिंग द गिब्स फ्री एनर्जी। नहीं, ये भी इन्होंने एनसीईआरटी से उठाया है, ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है? क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन की एंथैल्पी और डेल्टा जी को चेंज नहीं करता। ये एनसीईआरटी का मैंने यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट लिया है केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में ही, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, देखो कि ए कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर डेल्टा जी। डेल्टा जी कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की डेल्टा जी को डेल्टा एच को चेंज नहीं कर सकता है। तो यहाँ से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट पकड़ा है, और जिसको ये तीसरा नंबर वाला कॉन्सेप्ट पता है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा। हालांकि इन्होंने मिलाने की अच्छी कोशिश करी है कि आपको ये भी पता हो, स्लोप भी पता हो और ये भी पता हो, तो अच्छा इन्होंने प्रयास किया है ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप यदि देखोगे इसको तो बेसिकली इसका उत्तर क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड इसका सही है, तो इसका जो उत्तर है वो आपका फर्स्ट और सेकंड यानी कि आपका एक नंबर वाला जो उत्तर है इसका, वो आपका इसका ओके हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, दो स्टेटमेंट इसके ट्रू थे और एक अगला आपका क्या बोलते हैं जो गलत था। एनसीईआरटी में से ये पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी, वो स्लोप वाला तो मैं लाया नहीं, मैंने कहा कितने स्क्रीनशॉट डालने हैं, वो आप देखोगे ना केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ आपको सीधा ही दिख जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 108 नंबर का, और उसमें ये भाई एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट है वाटर ऑयल एमल्सन के लिए, तो देखो आप इसका जो आंसर है वो आपका लैम्प ब्लैक आएगा, लैम्प ब्लैक यानी कि काजल, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली ये क्वेश्चन कहां से उठते हैं मैं बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन इससे बहुत बार आ चुके हैं, आरपीएससी में कम से कम ऐसे आपको 5-7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सरफेस केमिस्ट्री में एमल्सन नाम का टॉपिक है, उसमें 2 टाइप के एमल्सन होते हैं, OW, WO, और उसमें आप जब पढ़ोगे यहां पर तो इसमें प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट आपको दिया हुआ मिल जाएगा, ये रहा। द प्रिंसिपल एमल्सिफाइंग एजेंट फॉर OW ऑयल वाटर एमल्सन, उसके लिए प्रोटीन, गम, नेचुरल सिंथेटिक सोप ये हैं, और WO यानी कि आपके वाटर ऑयल के लिए मेटल, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड अलोंग विद लॉन्ग चेन अल्कोहल, और ये आपका क्या हो गया लैम्प ब्लैक। तो ये जो पोर्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आरपीएससी में आ चुके हैं। कभी ये OW के लिए पूछ लेते हैं, कभी WO के लिए पूछ लेते हैं, कभी कौन सा होता है ये पूछ लेते हैं, कभी कौन सा नहीं होता है ये पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ये जो पैराग्राफ है इससे भी ये कई क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि ये जो इमल्सन है वो टिंडल इफेक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं, हीटिंग फ्रीजिंग पे इनका क्या होता है, डाइल्यूट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ से इस तरह से आरपीएससी वाले क्वेश्चन उठाते हैं, तो आप इस हिसाब से अपने पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो बनाते चले जाइए, ठीक है। आप इसको देखोगे ना उस पैरा में, तो ये WO के लिए पूछा इन्होंने, वाटर ऑयल के लिए पूछा है तो लैम्प ब्लैक आएगा, है ना। ये देखो WO कहाँ गया भाई, ये रहा WO के लिए, ये रहा लैम्प ब्लैक। तो कभी ये आंसर में मेटल, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड दे देते हैं, कभी ये देते हैं, कभी क्या दे देते हैं। 3-4 ऑप्शन है, चाहे जैसे घुमा के बना दो, कौन सा होता है नहीं होता है, कई रास्ते इनके पास क्वेश्चन बनाने के, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड एज को फैक्टर फॉर एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर। देखो जब भी फॉस्फेट ट्रांसफर में बेसिकली जो एटीपी का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके बीच में और एंजाइम के बीच में जो बाइंडिंग बनाने का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, वो आपका Mg करता है, और इसलिए इसका जो उत्तर है वो आपका Mg आएगा। तो ये बेसिकली छोटा सा क्वेश्चन, अब पता नहीं है बायोलॉजी से उठाया कि कहां से उठाया, मेरे तो ये आ गया लपेटे में, तो हमने यहाँ इसको रख दिया, ठीक है। 110 कन्वर्जन पूछा है भाई इन्होंने, ठीक है। कन्वर्जन यानी कि मरोड़ आना, इस तरह से, है ना। कन्वर्जन पूछा, तो कन्वर्जन पूछा किसकी विटामिन की कमी से होता है, तो देखो कन्वर्जन तो होता है विटामिन B6, ठीक है। आप हमारी विटामिन वाली लिस्ट देखोगे तो B6 से होता है, लेकिन यहाँ B6 नहीं है, यहाँ बेसिकली इन्होंने घुमा दिया और उनके जो केमिकल नेम है, विटामिन के जो नेम है वो दे दिए इन्होंने। तो बेसिकली पायरिडोक्सिन यानी कि आरपीएससी देखो इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करने लग गई। पहले सीधा पूछते थे B6 है, B12 है, क्या है, अब उसका केमिकल नेम यानी कि सेकंड लेवल भी आपको पता होना चाहिए। तो पायरिडोक्सिन बेसिकली B6 का केमिकल नेम है। तो पायरिडोक्सिन कन्वर्जन के लिए यानी कि जो शरीर में मरोड़ आते हैं वो पायरिडोक्सिन की कमी से आते हैं, ठीक है। कॉलम मैच करने हैं, पॉलीमर दिए हुए हैं और उनके मोनोमर भी हैं, ठीक है।
तो ये बहुत आसान है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर है वो ये आप देख लोगे थोड़ा सा भी, और एनसीईआरटी के लास्ट में एक टेबल भी है, उसको भी देख लोगे तो उससे भी हो जाएगा, कोई ज्यादा मगजमारी इसमें इतनी ज्यादा है नहीं। सबसे पहले देख लेते हैं, देखो ग्लिप्टेल, ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लिप्टेल वाला। और ये ग्लिप्टेल किससे बनता है? ये बनता है आपके इथाइलिन ग्लाइकोल और थैलिक एसिड से, ग्लिप्टेल पॉलीमर है ये। तो इसमें आपका डी ऑप्शन हुआ। बेकेलाइट को पूरी दुनिया जानती है कि बेकेलाइट किससे बनता है, बेकेलाइट बनता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड से, तो इसमें आपका बी आएगा। नायलॉन 2 नायलॉन 6, अब देखो ना, मतलब ये तो आसान आसान टाइप के पूछ रहे हैं। नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2 नायलॉन 6 का मतलब एक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन है, नायलॉन 6 का मतलब उसमें एक दूसरे में कितने कार्बन है? 6। तो ये हो गया ग्लाइसिन प्लस एमिनो कैप्रोइक एसिड, इससे आपका बनता है ये नायलॉन 2 नायलॉन 6। अब ब्यूना एन तो पूरी दुनिया ही जानती है, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूना एन यानी कि नाइट्रोजन तो आना ही आना है, तो 1,3-ब्यूटाडाइइन और एक्रिलोनाइट्राइल। अब देखो ये ऑप्शन भी बनाते हैं तो ज्यादा खास नहीं बनाते। अब ब्यूना एन का तो सबको पता है कि ये ब्यूना एन इससे बन रहा है, Bu, और ये नाइट्रोजन, तो ये तो हो ही गया, मतलब इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं था ब्यूना एन के लिए, तो ठीक है। तो ये फोर्थ वाला है, उसमें आपका सी आएगा। तो अब आप मिलाने बैठोगे इनको, तो फर्स्ट में डी और सेकंड में बी, फर्स्ट में डी और सेकंड में बी, किस में है भाई? फर्स्ट में डी सेकंड में बी। अच्छा ये हो गया, तो थर्ड में भी जाना पड़ेगा। थर्ड में क्या है? थर्ड में हमारा ए है, ओके, तो इसका मतलब इसका उत्तर है वो आपका तीसरा हो गया, ठीक है। Which one of the following metal oxide will not be reduced by aluminum in thermite reaction? देखो गजब क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। थर्माइट रिएक्शन में कौन सा मेटल एल्यूमिनियम से रिड्यूस नहीं होगा 1500 के नीचे? 1500 के नीचे कौन सा मेटल एल्यूमिनियम से रिड्यूस नहीं होगा? अब मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से आया। एनसीईआरटी में, पुरानी वाली एनसीईआरटी में मेटल एक्सट्रैक्शन का एक, धातु निष्कर्षण यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन का एक चैप्टर है, उसमें एलिंगम डायग्राम का एक टॉपिक है। ये एलिंगम डायग्राम है, काफी उलझा उलझा सा आपको लगेगा, कोई लाइन इधर खींच रही है, कोई लाइन नीचे आ रही है, कोई लाइन ऊपर जा रही है, लेकिन यदि आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ इधर डेल्टा जी है और यहाँ इधर टेम्परेचर है, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब एकदम साफ साफ है, देखो 1500 टेम्परेचर को किया है ना इसने टारगेट, तो 1500 टेम्परेचर ये रहा, ये आपके 1500 है, क्योंकि ये 1600 है ना, तो आप इसको थोड़ा सा आप इधर जाओगे तो ये आपका 1500 पे मिलेगा, ठीक है। तो ये 1500 टेम्परेचर ये रहा। अब आप देखोगे कि 1500 के नीचे, 1500 के नीचे यानी कि इधर है ना, और 1500 के ऊपर यानी कि इधर, तो 1500 के नीचे की वाली बात कर रही है ना, तो ये कह रहा है कौन सा मेटल ऐसा है जो एल्यूमिनियम से रिड्यूस हो सकता है, यही तो है ना, बी रिड्यूस्ड बाई एल्यूमिनियम। हाँ नहीं हो सकता, कौन सा ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो एल्यूमिनियम से रिड्यूस नहीं हो सकता, ओके। अब 1500 के नीचे आप देखोगे तो ये डेल्टा जी है, देखो डेल्टा जी निगेटिव में, तो आप देखो कि ये तो एल्यूमिनियम की लाइन है, ये Mg की लाइन है, Mg के ऑक्सीडेशन की लाइन है, वो एल्यूमिनियम के ऑक्सीडेशन की लाइन है। अब डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव किसका है? तो ज्यादा निगेटिव आप देखोगे तो Mg वाली का ज्यादा निगेटिव है, यानी कि 1500 के नीचे यदि आप ऑक्सीडेशन कराओगे एल्यूमिनियम का और Mg का एक साथ में, तो Mg के ऑक्सीडेशन की फिजिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि उसकी डेल्टा जी निगेटिव में वैल्यू ज्यादा है। आप जानते ही हो डेल्टा जी जब ज्यादा होती है तो उसकी फिजिबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, मतलब निगेटिव में होती है तो यहाँ ज्यादा निगेटिव है इसलिए वो आसानी से होगी। तो 1500 के नीचे किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा? ऑक्सीडेशन Mg का आसानी से होगा, यानी कि Mg का ऑक्सीडेशन होगा। Mg एल्यूमिनियम से रिड्यूस नहीं हो सकती। एल्यूमिनियम से रिड्यूस कब होती? जब एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज होता। अब आप यहां देखो 1500 के नीचे Mg का जब ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्शन की डेल्टा जी निगेटिव में ज्यादा है, इसका मतलब इस रिएक्शन के होने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि यही होगी। यदि दोनों रिएक्शन को आप 1500 के नीचे कराओगे ना, तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन और Mg का ऑक्सीडेशन, इनमें से Mg का ही ऑक्सीडेशन होगा, एल्यूमिनियम का नहीं होगा, क्योंकि इसकी डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब इसका मतलब 1500 के नीचे एल्यूमिनियम Mg को रिड्यूस नहीं कर सकता, उल्टा Mg रिड्यूस करेगी किसको? एल्यूमिनियम को, क्योंकि 1500 के नीचे Mg का ऑक्सीडेशन ज्यादा होने के चांसेस हैं, Mg का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्यूमिनियम का वहां पर रिडक्शन होगा ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कि 1500 के नीचे तो Mg रिड्यूस करता है एल्यूमिनियम को, और 1500 के बाद में एल्यूमिनियम रिड्यूस करता है Mg को, क्योंकि आप देखो Mg की लाइन ऊपर चली गई है और एल्यूमिनियम की लाइन नीचे आ गई है, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखना कि ये कभी 1500 के ऊपर पूछते हैं, कभी 1500 के नीचे पूछ लेते हैं, ठीक है। अब इनमें जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉपर होगा, Zn होगा, आयरन होगा, कुछ भी होगा, वो सब देखो एल्यूमिनियम से ऊपर है, उनकी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? कम है, इसलिए उन सबको एल्यूमिनियम रिड्यूस कर सकता है, लेकिन Mg को 1500 के नीचे एल्यूमिनियम नहीं कर सकता, क्योंकि Mg उसको खुद को रिड्यूस करती है। अब आप कहोगे सर इतना मुश्किल था क्या? मुश्किल नहीं था भाई, इन्होंने एनसीईआरटी का ही उस चैप्टर में एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 6.1 है, पहले ही एग्जाम्पल से ये उठाया है और उस एग्जाम्पल में यही डिस्कस किया हुआ है कि सजेस्ट ए कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्यूमिना, मैग्नीशियम एल्यूमिना को रिड्यूस कर सकता है, वो कंडीशन बताओ। तो यहां पर यही बात करी हुई है, जिसने ये एग्जाम्पल पढ़ के गया है उसने वो क्वेश्चन पकड़ लिया, एकदम सीधी सी बात है। तो कॉन्सेप्ट इसका मैंने यहाँ पे समझा दिया, कहां से उठा है ये भी मैंने आपको बता दिया, बनाने वाले ने इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 113 है इसका, उसमें मैचिंग करनी है भाई। अब इनकी क्या मैचिंग करें, एक बात बताओ आप, है ना, क्या मैचिंग करनी है इनकी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि इनमें आपका रटा रटाया सारा नॉलेज होना चाहिए, रटा रटाया है तो इनकी मैचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो फ्यूरासीन ये तो एंटीसेप्टिक है, सैकरीन ये आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर है। कैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर जानते हो ना, ये हीरो हीरोइन ऐड करते हैं, वो कहते हैं कि ये आप वो खाओ आर्टिफिशियल स्वीटनर, क्या आते हैं वो सैकरीन वगैरह आते हैं ना कई, है ना। तो मतलब ये सैकरीन क्या है, बेसिकली मीठा बिना मीठे के, इसको बोलते हैं सुगर विदाउट सुगर, यानी कि मीठा भी है लेकिन उसमें चीनी नहीं है, तो ये आपको मीठा लगेगा लेकिन इसमें चीनी नहीं है, ठीक है। तो वो सैकरीन है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, है ना, जिसको डालते हैं बहुत सारी मिठाइयों में, इनमें, ठीक है। अब आपके दो बचे टेट्रासाइक्लिन और आपका पेनिसिलिन, तो ये आपको पकड़ में आया हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए कि पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिसीडल एंटीबायोटिक है और टेट्रासाइक्लिन है वो बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है, ठीक है। बैक्टीरिसीडल मतलब जो उनको बैक्टीरिया को मारती है, और बैक्टीरियोस्टेटिक यानी कि जो उनकी ग्रोथ को रोकती है, ठीक है, वो बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। वैसे आपको फ्यूरासिन एंटीसेप्टिक और सैकरीन पकड़ में आएगा तो भी आप इसको पकड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और आपका जो उत्तर है ये आपका कौन सा हो गया, फोर्थ में ए हो गया, हाँ ठीक है, मतलब उत्तर इसका आपका सेकंड हो गया, ठीक है ना। जैसे फ्यूरासिन सेकंड में डी, तो सेकंड में आपका डी ये रहा। अब आप देखोगे तो सेकंड में डी एक में ही है, मतलब ये जानबूझ करके ऐसे ऑप्शन बना रहे हैं कि दिक्कत नहीं हो कैंडिडेट को कोई, तो सेकंड में डी एक में ही है, फ्यूरासिन है वो एंटीसेप्टिक है, वो एक में ही है, बात खत्म, है ना। वैसे भी बाकी आपको थोड़ा बहुत मतलब रटा हुआ होना चाहिए। अब क्या करते थे आरपीएससी, देखो पैटर्न क्या चेंज कर दिया, पहले क्या करते थे, एक पूछते थे, है ना, कि निम्न में से बैक्टीरिसीडल बताओ और 4 ऑप्शन देते तो आप टिक लगा दोगे। अब यहाँ 4 का पता होना चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बस यही पैटर्न चेंज है, और पैटर्न चेंज कुछ भी नहीं है। पढ़ना आपको उतना ही है, समझना उतना ही है। अब आप 114 के क्वेश्चन में आ जाओ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन कई बार आ चुका है ना, इनको चाहिए करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। अभी बताता हूं मैं आपको, ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑर्डर है बेसिकली डेल्टा ओ का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ये जो ऑर्डर है, ये कई बार आ चुका है आरपीएससी में। इस बार इन्होंने क्या हुआ, एक क्वेश्चन का एक हिस्सा बना दिया, बाकी तो ये फुल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो डेल्टा ओ वैल्यू होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ये बेसिकली डिपेंड करती है आपके जो 3D सीरीज जो डी सीरीज होती है ना मेटल्स की, 3D 4D 5D, है ना, तो उनकी सीरीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे वो सीरीज बढ़ती जाती है 3D 4D 5D, वैसे वैसे डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये आपका 3D का मेटल हो गया, ये आपका 4D का हो गया, ये 5D का हो गया। तो ये ऑर्डर भी यही होता है, 3D वाले से ज्यादा होती है 4D की, और 4D वाले से ज्यादा होती है 5D मेटल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इस हिसाब से ये ऑर्डर एकदम सही है, ये इसका ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये अगला जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का है, ये इन्होंने 4 दिए हैं और इन्होंने कहा है ये ऑर्डर आपका लिगेंड फील्ड स्प्लिटिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो सही है क्या स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये तो भाई सही नहीं लगा मेरे को, क्यों? क्योंकि आप जानते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CO जो होता है वो उसकी सबसे ज्यादा होती है, तो CO यहाँ पे आना चाहिए। इसलिए ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो एक इन्होंने पोर्शन उठाया है वो गलत उठाया है, इसलिए ये इस हो गया फॉल्स, है ना, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, CO सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगला तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में भी इसमें क्या होना जाना है, तीसरे में आप देखोगे तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा टी और डेल्टा ओ है ना, यानी कि टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो उसके बीच में रिलेशन है। तो ये रिलेशन एकदम सही है। डेल्टा टी जो है वो बेसिकली आपका जो डेल्टा टी जो है वो बेसिकली डेल्टा ओ से यही रिलेशन होता है 4/9, यानी कि कम होती है उससे, है ना। तो 4/9 का रिलेशन है, यानी कि डेल्टा ओ को 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी मेटल और लिगेंड का जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा उसकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये रिलेशन भी एकदम सही है, ये ट्रू है। देयर आर 2 अनपेयर्ड इन D4, है ना, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यदि आप लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, लो स्पिन का मतलब आपका हो गया क्या, लो स्पिन का मतलब आपका हो गया, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आप कैसे भरोगे इलेक्ट्रॉन, पहले 3 इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे भरोगे, ठीक है।
यही तो है स्प्लिटिंग, ऊपर Eg आएगा नीचे T2G आएगा, ऐसे ही तो भरते हैं, ठीक है। अब आप पहले 3 इलेक्ट्रॉन आप नीचे भरोगे, अब यदि लो स्पिन है ना, लो स्पिन का मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो फिर T2G में ही पेयरिंग करानी पड़ेगी। आप यहाँ पेयरिंग कराओगे तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, केवल 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है भाई। वीक लिगेंड होगा तो Eg में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में या लो स्पिन जिसको बोलते हैं उसमें 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्योंकि पेयरिंग होगी T2G के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं D4 में लो स्पिन में। तो अच्छा क्वेश्चन था, गलती इसमें होने के चांसेस हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो आपने देखा केवल जो सेकंड है वो गलत है। सेकंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन ये पैटर्न ये चेंज कर दिया, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन। अब आप इसमें देखो ना, इसमें पुराने वाला जो आरपीएससी का पैटर्न है उसके इसमें 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं, है ना। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कई आ गए क्वेश्चन, ये रिलेशन के कई आ गए क्वेश्चन, उधर वो जो ऊपर वाला ऑर्डर है डेल्टा ओ का, है ना, 3D 4D 5D वाला, उसके भी कई आ गए क्वेश्चन। तो इन्होंने अब क्या कर दिया, मिक्स करना चालू कर दिया, 4-4 5-5 क्वेश्चंस को मिला करके एक एक क्वेश्चन बनाने लगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन लेकिन वही है, ये क्वेश्चन का जो कंटेंट है वो चेंज नहीं कर पा रहे, वो वही मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 115 है, और इसमें आप देखेंगे तो एक रिएक्शन दी हुई है एल्कीन की HCl के साथ में, ठीक है, और पेरोक्साइड भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि बेसिकली ये एक एडिशन रिएक्शन है आपकी, जिसमें इन्होंने आपका इंटरमीडिएट और मेजर प्रोडक्ट दोनों पूछा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये जो HCl का एडिशन है बेसिकली वो आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये लगेगा कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल से हो जाएगी, और इसमें जो 1 क्लोरोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर HCl दिया हुआ है, पेरोक्साइड इफेक्ट जो लगता है वो केवल और केवल HBr की प्रेजेंस में लगता है, HCl के साथ में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है। इसलिए यहाँ पर इस पेरोक्साइड जो इन्होंने दिया है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन सिंपली आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल से होगी। मार्कोनिकोव जो रूल है आपका उससे होगी, और मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये Cl आपका यहां जाएगा, ठीक है। तो इसमें बनेगा आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। अब आप देखोगे तो प्रोडक्ट में 2 क्लोरोप्रोपेन केवल एक ही है ना, ये मेजर प्रोडक्ट बनना है। और ये जो 2 क्लोरोप्रोपेन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिजल्ट है, जिसमें इंटरमीडिएट आपका कार्बोकटायन होता है, और कार्बोकटायन जो मोर स्टेबल वाला कार्बोकटायन है यानी कि सेकेंडरी कार्बोकटायन है, वो यहाँ पर क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बेसिकली यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट इन्होंने पूछा है। देखो वैसे तो ये भी सही है, प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा तो जो मिनिमम अमाउंट में ये भी बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, लेकिन इन्होंने मेजर प्रोडक्ट और उसका इंटरमीडिएट पूछा है। तो मेजर प्रोडक्ट तो ये नहीं है, ये माइनर प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट आपका 2 क्लोरोप्रोपेन होगा, और उसका इंटरमीडिएट है वो सेकेंडरी कार्बोकटायन होगा। तो इस तरह से आंसर यहाँ पर 3 आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट हमने इसमें समझ लिया कि ये जो पेरोक्साइड लिखने से कुछ नहीं होता, पेरोक्साइड लिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट तभी लगता है जब HBr हो। यहाँ HCl है इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल से रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन मार्कोनिकोव रूल से होगी, और मार्कोनिकोव के हिसाब से जो प्रोडक्ट बनता है 2 क्लोरोप्रोपेन वही मेजर प्रोडक्ट होगा, और कार्बोकटायन सेकेंडरी वाला है इसका आपका जो है वो इंटरमीडिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने पूछा है। तो देखो भाई, जनरली जितने भी कोवलेंट कंपाउंड हैं जनरली ज्यादातर सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए। लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा है कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो सारे पैरामैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकते। तो ये कॉमन सेंस के बेसिस पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और जो गलत हो गया वही सही है। आगे आप देखोगे तो बाकी सारे सही हैं। कैसे? देखो, पैरामैग्नेटिक होने के लिए आप जानते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओड इलेक्ट्रॉन। तो ओड इलेक्ट्रॉन के तो एग्जांपल गिने चुने हैं भाई, कोवलेंट मॉलिक्यूल, ऐसे कोवलेंट मॉलिक्यूल जिनमें ओड इलेक्ट्रॉन होता है वो तो गिने चुने हैं, जैसे NO2 हुआ, ये तो गिने चुने हैं। तो इंटरहैलोजन में तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो सारे के सारे डायमैग्नेटिक है, तो ये पैरामैग्नेटिक वाली लाइन गलत है, ठीक है। आगे आप देखोगे तो जनरल आपका इंटरहैलोजन कंपाउंड्स मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, सही बात है, हैलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं लेकिन फ्लोरीन से कम रिएक्टिव होते हैं, ये बात भी सही है। सारे के सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल है, बिल्कुल भाई, आयनिक थोड़ी है, कोवलेंट ही है सारे के सारे, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है कि भाई ClF वोलेटाइल, अब ये देखो, ये इतना याद रखना पॉसिबल नहीं है, कॉमन सेंस के बेसिस पे इसका जो उत्तर है वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये NCERT की लाइनें उठाई है इन्होंने कि भाई ClF के अलावा बाकी सारे वोलेटाइल सॉलिड है और लिक्विड है ना। अब ये एक एक लाइन थोड़ी याद होती है, एक एक लाइन याद नहीं होती, लेकिन कॉमन सेंस के बेसिस पे इसका उत्तर 1 होगा। वही है मेरा कहने का मतलब है।
117 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो डेफिनेट ज्योमेट्री भी है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है। ये जो आइसोट्रोपी है ये बेसिकली एमोर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोसों की होती है, ये क्रिस्टलीय की नहीं होती है, इसलिए डी इसमें नहीं, बी इसमें नहीं होना चाहिए। तो ए सी डी कहाँ है भाई? ए सी डी इसका पहला है, यानी कि पहली उसकी हो गई, यानी कि इन्हें क्रिस्टलीय की पूछी है। आइसोट्रोपी क्रिस्टलीय की होती है और क्रिस्टलीय में एनाइसोट्रोपी होती है बेसिकली। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये 4 कंपाउंड दिए हैं, SN1 रिएक्शन के बेसिस पे इनका करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब हमें पता है SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, यानी कि जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो इंटरमीडिएट की, वो कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल किसका होगा? जिसमें एरोमेटिक रिंग का जो नंबर है वो ज्यादा होगा या एल्काइल ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा। तो आप देखोगे तो ये तो आपका सिंपल आपका बेंजाइलिक कैटायन हो गया सिंपल, यहाँ पर ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हो गया, ठीक है। सेकेंडरी बेंजाइलिक में ये आपका एक CH3 आ गया। अब यहाँ पर इस CH3 की जगह एक बेंजीन रिंग आ गई तो ये और ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह भी मिथाइल ग्रुप आ गया, 2 बेंजीन रिंग तो है ही है। तो आप देखोगे तो ऊपर से नीचे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपका एल्काइल ग्रुप या बेंजीन रिंग का जो नंबर है जो उस कार्बन से जुड़ा है उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे लास्ट वाला जो है ना वो मैं आपको बना के बताता हूँ। लास्ट वाला किस तरह से होगा? लास्ट वाला इस तरह से होगा, 2 तो उसमें बेंजीन रिंग है और एक इसमें आपका CH3 है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्सरी, जिसमें 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो उत्तर है वो डी वाला सबसे ज्यादा होगा। तो ABCD ऊपर से नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी भी ज्यादा, ठीक है। आगे 119 है, उसमें हम देख लेते हैं कि विल्सन डिजीज का इन्होंने पूछा है। विल्सन डिजीज में क्या होता है? तो देखो विल्सन डिजीज में कॉपर है ना, वो लीवर में, किडनी में, ब्रेन में कॉपर जमा हो जाता है बेसिकली विल्सन डिजीज में। तो ये रटाने वाले क्वेश्चन है विल्सन डिजीज का, 1-2 बार पहले भी आया हुआ है, ये कॉपर एक्यूमुलेट होता है ना। तो ये इसका उत्तर एकदम सही था। 120 में इन्होंने पूछा है कि पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल का पेयर कौन सा है बोल करके। तो पैरामैग्नेटिक का जो पेयर है वो आपको पता है कार्बन पैरामैग्नेटिक नहीं होता, डाईमैग्नेटिक होता है। लिथियम जो है वो आपका डाईमैग्नेटिक होता है और आपका कार्बन यहाँ भी आ गया, ये भी डाईमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है और B2 आपका पैरामैग्नेटिक होता है। आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता चलेगा आप इनका जो एमओ कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखोगे, है ना। और वो सिंपल सा यहाँ पर मैं आपका एमओ डायग्राम है वो लाया हूँ, इन सब का NCERT में जो दिया हुआ है वो। तो आप देखोगे तो जो B2 है बेसिकली उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और आपका C2 है वो देखो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आपका क्या हो गया? डाईमैग्नेटिक हो गया। N2 भी डाईमैग्नेटिक है, O2 में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये भी पैरामैग्नेटिक है। ये भी F2 भी डाईमैग्नेटिक है और Ne2 भी डाईमैग्नेटिक है। तो आप देखोगे तो B2 से लेकर के Ne2 तक केवल और केवल 2 ही आपके पैरामैग्नेटिक है, एक बोरॉन और एक आपका ऑक्सीजन। पता कैसे चलेगा? पता चलेगा इनका एमओ कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो जो पाई और सिग्मा ऑर्बिटल हैं वो सही ऑर्डर में लिखोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। 2-2 इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें कोई बात ज्यादा बताने की नहीं थी। एमओ कॉन्फ़िगरेशन भी है ना। अब हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन RPSC में कई बार आ चुका है। लैम्डा मैक्स इसका निकालना है, कंपाउंड इन्होंने दिया है ना। उत्तर इसका आपका 343 आने वाला है क्योंकि रटाया है, ये क्वेश्चन कई जगह है ना। तो अब ये जो है हमारे नोट्स का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लाया हूँ। इस क्वेश्चन में बेसिकली होमो एनुलर डाइईन है। क्या है? होमो एनुलर डाइईन है। ये देखो यहाँ भी एक होमो एनुलर डाइईन है और यहाँ भी एक होमो एनुलर डाइईन है। तो होमो एनुलर डाइईन का जो बेस वैल्यू है बेसिकली वो आपकी 253 हो गई है। मेरे नीचे तो नहीं आ गई ना, नहीं थोड़ा सा बच गया है ना, थोड़ा सा बच गया। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके हाँ, बेस वैल्यू जो है बेसिकली वो आपकी कौन सी आ गई? 253। अब हमें एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पर यदि ये आपकी होमो एनुलर डाइईन है तो इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, वो इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कंजुगेशन को। तो एक का 30 जोड़ते हैं तो उस लिहाज से 2 का हम जोड़ेंगे 60। तो ये भी हो गया। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ इसमें, मेरे नीचे आएगी ये। ओके, थोड़ा इधर हो जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ओके यस, हो गया ये। अब आप देखोगे तो वो भी हो गया। अब इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हैं? रिंग रेजिड्यू भाई इसमें 5 है। आप कहोगे सर आपको क्या पता 5 है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ रिंग रेजिड्यू कहाँ पर है। एक रिंग रेजिड्यू मैं कट लगा रहा हूँ, देखो 2 रिंग रेजिड्यू, नहीं वो नहीं है, 2 रिंग रेजिड्यू, इधर ये 3 रिंग रेजिड्यू, इधर 4 रिंग रेजिड्यू, इधर 5 रिंग रेजिड्यू। यानी कि ये पूरा जो कंजुगेटेड सिस्टम है 5 जगह वहां से रिंग जुड़ी हुई है।
पांच जगह वहां से रिंग जुड़ी हुई है, इसका मतलब रिंग रेजिड्यू कितने हो गए, 5 हो गए, और 5 हो गए तो ये 1 का 5 लेते हैं तो 5 का 25 हो गया, तो ये 25 और हो गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूं, आपका हो गया। एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, देखो रिंग के बाहर वाला, कभी भी कोई रिंग है, मान लेते हैं ये रिंग है, अब इसका ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है। हमेशा ध्यान रखना, काम की बात बताऊं, ये डबल बॉन्ड है, ये एक्सोसाइक्लिक नहीं है, सुन लो। एक्सोसाइक्लिक केवल इस तरह से जो रिंग से मुंह बाहर निकाल रहा है अपना, याद रखना, वो है एक्सोसाइक्लिक, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ये बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है, ये बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक नहीं है। अब तो एक्सोसाइक्लिक यहां पर कौन सा है, अब आप देख लो, एक्सोसाइक्लिक यहां पर है, ये जो बॉन्ड है ये इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक है, सुन लो, ये देखो ये एक्सोसाइक्लिक है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड यहां पर एक ही आएगा, ज्यादातर कैंडिडेट से गलती इसी में होती है। तो एक एक्सोसाइक्लिक का 5 हम लोग जोड़ेंगे, तो इस तरह से 5 है, इन सबको जोड़ेंगे तो ये बोल करके आपका कितना हो रहा है, 343 के आसपास होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो 343 आएगी। तो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना था, काफी आसान टाइप का क्वेश्चन था, 343 इसका उत्तर होगा, ठीक है। बस आप एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और रिंग रेजिड्यू काउंट करने में आप गलती मत करना, है ना। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन में एपीमर है, ग्लूकोज का एपीमर कौन सा है, तो बेसिकली ग्लूकोज का जो एपीमर है वो आपका मैनोस होता है, और वो आपका C2 एपीमर होता है। C2 एपीमर का मतलब ये हो गया कि जो सेकंड कार्बन है उस पे कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होता है। ये देखो उल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, इधर OH इधर है, इसमें OH इधर है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो आप, ये आपका डी मैनोस है, ये आपका डी ग्लूकोज है, बाकी सब सेम है। सिर्फ C2 जो कार्बन एटम है, C2 पर OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा है। तो यानी कि एक, यदि देखो C1 पर जब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होता है तो उसको एनोमर बोलते हैं, C1 के अलावा और किसी कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन यदि इन्वर्जन होता है, चेंज होता है, तो उसको एपीमर बोलते हैं। तो ये जो ग्लूकोज और मैनोज के बीच में रिलेशन है वो बेसिकली एपीमर का है, और ये एक दूसरे के C2 एपीमर हैं। तो C2 एपीमर, कई बार ये भी पूछ लेता है कौन से एपीमर हैं, तो ये, लेकिन ये नहीं पूछा इन्होंने, सिंपल पूछा एपीमर कौन से हैं। तो एपीमर भाई ग्लूकोज का तो मैनोस होगा, ठीक है। जैसे अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर है, उनमें एक फर्स्ट कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है। 123 में इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, और इन्होंने फॉर्मूला भी अच्छा वाला दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट जेई में आ चुका है ये वाला, कि इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे। तो बेसिकली इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 3। कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। इस कंपाउंड में बेसिकली इसका जनरल फॉर्मूला ये हो गया, एक डाइडेंटेट लिगेंड है EN, है ना, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, तो AA2 और B2 ये फॉर्मूला हो गया। तो एक तो इसका सिस बनेगा, ये वाला आपका इसका ट्रांस हो गया, और ये वाला सिस हो गया, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब ट्रांस वाले में तो क्या है, प्लेन, वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है ट्रांस वाले में। ये देखो ये रहा, बीच में से काट दो ट्रांस वाला, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, है ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन सिस वाला जो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, इसलिए सिस वाला ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है, और इसकी एक मिरर इमेज भी होती है, यानी कि इसका एक एनांशियोमर भी होता है। तो यानी कि सिस जो होते हैं वो 2 होते हैं। कैसे, एक तो सिस खुद और एक उसका एनांशियोमर, तो सिस 2 हो गए और ट्रांस 1 हो गया। तो इस तरह से टोटल स्टीरियो आइसोमर आप देखोगे तो 3 होते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर 3 होते हैं, ठीक है। एक ट्रांस, है ना, एक सिस और एक सिस का एनांशियोमर, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे तो इसमें कितने होते हैं बोल करके 3 होते हैं, तो इसमें ये 3 इसका उत्तर आएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के जनरली BSc की किताबों वगैरह में कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। ये इन्होंने कहा वेव नंबर के ऑर्डर में इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो भाई बात ऐसी है, ये जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इतना ही है कि ये जो रिंग साइज यहाँ पर अलग हो रही है, रिंग साइज तो चेंज हो रही है। यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम है रिंग में, ठीक है। तो रिंग साइज जैसे छोटी होती जाती है वैसे रिंग स्ट्रेन बढ़ता जाता है, और रिंग स्ट्रेन बढ़ता जाता है तो उसकी जो आपकी जो क्या बोलते हैं वेव नंबर है वो भी आपका बढ़ता चला जाता है। बात आपको समझ में आई। तो इस हिसाब से ये जो है ये ऑर्डर, ये हमने हमारे जो नोट्स हैं बेसिकली मैं वहीं से मैं देख रहा था कि हमने ये केस किया है क्या लेक्चर में, तो हमने ये केस किया हुआ है और ये हमारे नोट्स का ही बेसिकली मैं उठा के लाया हूँ स्क्रीनशॉट, और उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि ये जो है जिसकी साइज सबसे छोटी है ना, उसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा होने की वजह से इसकी जो वेव नंबर है IR स्पेक्ट्रोस्कोप में वेव नंबर वो सबसे ज्यादा है, तो सेकंड वाले का सबसे ज्यादा है। फिर अब आप समझ गए, फिर 4 मेंबर रिंग, फिर 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर वाला सबसे
कम होगा। तो अब आप देख लो 3 वाला यानी कि सेकंड सबसे ज्यादा होगा, और 6 नंबर में जो वेव नंबर है, इस कंपाउंड का जो वेव नंबर है फ्रीक्वेंसी IR फ्रीक्वेंसी, वो सबसे कम होगी। तो अब इसका उत्तर आप लगा लो, सेकंड सबसे ज्यादा, सेकंड एक में ही है, और ये रहा चौथा इसका उत्तर होगा। तो आपने देखा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। अब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप के ये जा रहे हैं क्वेश्चन, और थोड़े से डीप टाइप के ये क्वेश्चन जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको BSc की बुक में भी शायद ही मिलेगा, नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, इसकी जानकारी आपको BSc में भी नहीं मिलेगी, या आप कोई अच्छी बुक पढ़ोगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वहां ये पकड़ में आएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन भी ठीक ठाक लेवल के यहाँ पर होने लग गए हैं। ओके, अब है 125 में, ये न्यूमेरिकल है बेसिकली, और न्यूमेरिकल में इन्होंने एक सिंपल सा न्यूमेरिकल दिया है सॉल्यूशन का, ठीक है। इन्होंने कहा 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है जो 100 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया बोल करके इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, Kb बेंजीन के लिए दे दिया है। तो बेसिकली ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसका ये छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, वो आपका ये होता है TB इज इक्वल टू आपका KB इंटू W2 डिवाइडेड बाई M और W1। अब यहाँ पर W2 क्या है? W2 आपका मास ऑफ सोल्यूट है, W1 क्या है? W1 आपका मास ऑफ सोलवेंट है, और M क्या है? M आपको निकालना है सोल्यूट का मोलर मास, जिसको हमने नोट्स में M2 लिखा हुआ है, वही यहाँ पर कैपिटल M है, ठीक है। तो ये बात हो गई। डेल्टा TB क्या है? ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, जो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ये कह रहे हैं ना इतना बढ़ गया, वो वाला है, ठीक है। KB की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी है। सोल्यूट का मास कितना ग्राम डिजोल्व किया इन्होंने? 2 ग्राम डिजोल्व किया, ठीक है। बेंजीन इन्होंने कितना लिया? 100 ग्राम लिया। ये सारी चीजें हो गई, सोलवेंट वगैरह। अब आप इसमें वैल्यू रख दो, आपको M निकालना है, तो पहले आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके M में बना लो। ये देखो हमने M में कन्वर्ट कर लिया इसको, M का फॉर्मूला ये हो गया। कुछ नहीं करना, M उधर से वहां चला जाएगा, ये जो M है ये इधर से इधर चला गया, डेल्टा TB यहाँ हो गया। और क्या होना है ना, और जाना है, और होने जाने के लिए क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सा वैल्यू रखो। KB की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, W2 यानी कि सोल्यूट का कितना ग्राम डिजोल्व किया वो 1000 ऐसे कैसे आ गया, डेल्टा TB यानी कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा वो, और ये सोलवेंट का मास आपका 100 ग्राम। ये देखो मैंने एकदम सारा एकदम मकड़ी जैसा बना दिया है, ठीक है। ये इन्होंने ले लिया, यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, कैलकुलेट कर लो, क्या होना जाना है, कुछ नहीं है। ये आपका आंसर आएगा 79.7 के आसपास। इसका मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, आपका उत्तर इसमें देख लो क्या आना चाहिए, 79.7 के आसपास है, तो उत्तर कौन सा आएगा? ये रहा 79.7 के आसपास है, तो उत्तर इसका आपका तीसरा हो गया। तो मतलब काफी बेसिक टाइप का सवाल था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में से, न्यूमेरिकल में से, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू रखनी है, कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। 126 में इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया है। 2 इलेक्ट्रोड इन्होंने दिए हैं, 1 इलेक्ट्रोड इन्होंने Ni का दिया है ना, और 1 इलेक्ट्रोड इन्होंने गोल्ड का दिया है। दोनों के लिए इन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, और फिर कहा है कि हमने एक सेल बनाया Ni और गोल्ड को मिला करके, तो उस सेल का EMF कितना होगा बोल करके, ठीक है। तो अब आप जानते हो जो स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल है, वो निकालते कैसे हैं? वो कैथोड माइनस एनोड करके निकालते हैं, कैथोड माइनस आपका एनोड, ठीक है। तो कैथोड माइनस एनोड करेंगे। अब कैथोड कौन सा हुआ भाई? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो ज्यादा किसका है? ये रहा 1.5। तो गोल्ड वाला जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो 1.5। और एनोड कौन सा है? एनोड आपका Ni है। अब आप कहोगे सर आपको क्या पता? अरे भाई पूरी दुनिया को पता है, सेल रिप्रेजेंटेशन में ये जो आपकी लेफ्ट साइड है, इधर एनोड आता है, राइट साइड में कैथोड आता है। या तो ये पता कर लो, या फिर जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो हमेशा रिड्यूस होता है, और वो कैथोड का काम करता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये आपका कैथोड हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि Ni वाले का कम है, इसलिए आपका एनोड हो गया। आप कैथोड माइनस एनोड कर दो, तो 1.5 माइनस 0.25 ऐसे ही तो करोगे, है ना, ठीक है। माइनस में है ना, उधर माइनस में 0.25 है, तो ऐसे तो करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका प्लस में 1.75 जो है वो इसका आपका उत्तर आ जाएगा। बात आपको मेरे ख्याल से आपको बात पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसका सेकंड वाला जो है प्लस 1.75 उत्तर हो गया। ऐसे ही तो होगा ना, इसको आप सोल्व कर लो भाई, इतना भी क्या मुश्किल सवाल है, बहुत आसान बेसिक टाइप का सवाल था बेचारा, ठीक है। 27 विच इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, यानी कि VSEPR थ्योरी का कौन सा एक पोस्टुलेट नहीं है बोल करके, नहीं है बोला है, ठीक है। तो जैसे मेरी भी एग्जाम में ड्यूटी थी, लोग आजकल क्या करने लग गए हैं, मैंने भी देखा कि जो स्टूडेंट्स है वो नहीं जो है जीके के पेपर में नहीं जहां लिखा है उसको पहले ही गोला कर देते हैं, ताकि वो नहीं वाला जो है वो ऐसा नहीं हो कि गलती से दिखा नहीं हो, ठीक है।
तो मैंने देखा है कि बच्चे भी काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं आजकल, पहले वाले नहीं रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं, रिपल्सिव इंटरेक्शन का ऑर्डर जो है वो बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। ये तो भाई ट्रू ही है, इसमें क्या करना है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये तो है, ये तो है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस मैक्सिमम, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, VSEPR थ्योरी ये कहती है कि जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं कि उनके बीच में रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो, प्रतिकर्षण मिनिमम होना चाहिए। ये कह रहा है रिपल्सन मैक्सिमम हो, अरे भाई मैक्सिमम नहीं, VSEPR थ्योरी कहती है कि रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण मिनिमम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, तो यही आपका उत्तर हो गया, एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि शेप है ना वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। सही बात है, तो शेप दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों का नंबर से पता चलेगा कि वो वी शेप होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा कि डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, क्या होगा वो दोनों के नंबर से पता चलती है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर, सही बात है, इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स होते हैं वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, वो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो रिपल्सन करते ही हैं, इसका नाम ही यही है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो वो उसका पहला पॉइंट यही है कि वो रिपल्सन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो आपने समझ लिया कौन सा स्टेटमेंट गलत था, वो मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए, ये कह रहा है मैक्सिमम रिपल्सन। अरे भाई क्या कर रहे हो, VSEPR थ्योरी को खराब करोगे क्या बेचारी को, ठीक है। तो 128 वाला क्वेश्चन इन्होंने कैसे डिजाइन किया है समझ नहीं आया। असर्शन पढ़ते हैं, एक्टिनोइड सीरीज, इन एक्टिनोइड सीरीज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ये कह रहा है एक्टिनोइड में, एक्टिनोइड सीरीज में जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एलिमेंट टू एलिमेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, यानी कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट फिर तीसरे एलिमेंट जाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ये कह रहा है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है ना। जनरली एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन को लोग टच नहीं करते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट कैसे है, मैं ये हाउसक्राफ्ट की बुक से डेटा लाया हूं, ये आपके सारे एक्टिनोइड्स आपको दिख रहे हैं। मैं छोटा हो जाऊं क्या, आपको नहीं दिख रहे हो तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको ले लेता हूं, आप मेरे सिर के ऊपर देखो, ये रेडियस है, ठीक है। अब आप देखो M3+ का देख लो चाहे M4+ का देख लो, कोई भी डेटा देख लो, आप देखो शुरू में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, जैसे शुरू वाला आप देखोगे तो ये 99 है, 99 से 94 यानी कि कितने का अंतर आया, 5 का। फिर 90 आया तो कितने का अंतर आया, 4 का। फिर आपका 1 का अंतर आया, फिर 2 का अंतर आया, फिर 1 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है, फिर कांस्टेंट रहा, फिर 2 का अंतर है, फिर 1 का अंतर है। तो आप ये देखो कि कॉन्ट्रैक्शन जो है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वो शुरू में ज्यादा है, बाद में कम हुआ है ना, यानी कि डिक्रीज हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है, तो भाई इंक्रीज नहीं हुआ वो। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कि वो जो मैंने डेटा दिखाया है वो आपको सही दिख रहा है क्या, है ना, वो आपको सही दिखना बहुत जरूरी है। अच्छा थोड़ा सा एकदम रुकना भाई, मैं आपको बिल्कुल किनारे में आ गया ना, वो मैं उसका इंतजाम करता हूँ, इसको मैं इधर लेता हूँ, ठीक है। ये लो, अब आपको वो थोड़ा सा सही दिखेगा, है ना, और नहीं दिखे तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ, ठीक है। ये लो, ये जो मैंने डेटा लाया हूँ ये हाउसक्राफ्ट की बुक का है, और ये एक्टिनोइड सीरीज में जो साइज है वो आप देख लो फटाफट से। ये देखो, ये मेरे सिर के ऊपर से बिल्कुल फिक्स एकदम डेटा है। आप देखोगे तो सबसे ऊपर जो है सीरीज में वो गैप ज्यादा है, ये देखो 99 से 94 हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, तो ये 5 का गैप है, ये फिर 4 का गैप है, फिर ये 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 1 का भी 0 का गैप है। तो आप देखोगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी कि एक्टिनोइड सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक्टिनोइड सीरीज में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। ये कह रहे हैं एलिमेंट टू एलिमेंट आप जाओगे तो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट टू एलिमेंट मूव करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम जाएंगे, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है कि भाई एक्टिनोइड्स में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ का, तो हम इसको ट्रू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एक लोचा है। क्या लोचा है मैं आपको बताता हूं। लोचा ये है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में लोचा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है। आरपीएससी में इसका उत्तर देखना, मैं आपको बता देता हूं, तीन बताएगी इसका आरपीएससी, इसका उत्तर मैं आपको आज ही बता देता हूं, पूरे चांसेस हैं आरपीएससी इसका उत्तर 3 बता सकती है, ठीक है ना, ठीक है ना, या तो 3 बताएगी, है ना, मतलब ज्यादातर चांसेस हैं 3 बताए जाने के, है ना। लेकिन
मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन यदि जैसे ही 3 बताएगी ना, इनको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो या तो इनसे लैंग्वेज में गड़बड़ हुई है कि एलिमेंट टू एलिमेंट ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, यदि उन्होंने जानबूझ के लिखा है तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, अब इनमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो होता है, ये बात तो सही है ना? ठीक है, लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम और है, ये अब क्वेश्चन बनाने वाले की सोच पे चला गया। देखो इन्होंने लिखा है इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाई 5f इलेक्ट्रॉन। तो देखो जब ये ऊपर वाला ही नहीं होता तो नीचे वाला कैसे होगा? आप बात को समझो, इनको ये इट इज ड्यू टू नहीं लिखना चाहिए था, इनको लिखना चाहिए था एक्टिनोइड्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5 या 5f इलेक्ट्रॉन हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट इन एक्टिनोइड्स, ऐसे लिखते तो एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट होता। अब इन्होंने क्या कर दिया, उससे कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले से, इट इज ड्यू टू। तो देखो फाइनली इसमें समझदारी से कंक्लूजन तो यही है कि इसमें ये वाला जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ट्रू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ड्यू टू से इतनी ज्यादा हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आरपीएससी इसका उत्तर 3 बताएगी, आप देखना, और ये ऑब्जेक्शन में आएगा क्या ना, क्योंकि एक ही जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर तो है, हमने तो पकड़ लिया, लेकिन इनकी जो मनसा है वो वहां नहीं झलक रही है। ठीक है, तो इसलिए हमारी तरफ से इसका जो उत्तर है वो आपका ए तो फॉल्स हो गया और आर आपका ट्रू हो गया, नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं आरपीएससी 1 रखती है कि 3 रखती है, क्या रखती है। ठीक है, हो सकता है वो 2 रख दे, दोनों को ही गलत रख दे, दोनों को ही गलत रख दे। क्यों? क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज ही नहीं होता, तो यहां पर ये कह रहा है इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। भाई पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जब वो बात ही नहीं हो रही तो उसमें कारण भी तो उसका सही नहीं है ना, कारण भी उसका फिर गलती हो गया, ये उसका कारण नहीं है ना। ठीक है, कुल मिलाकर के अभी हम यही रख रहे हैं, हमारी तरफ से इसका उत्तर 1 है कि भाई पहला वाला गलत है, दूसरा वाला इसका सही है। ठीक है ना, बाकी अब आरपीएससी डिसाइड करेगी कि इसका उत्तर क्या होना है। ये हो गया। अब इसमें देख लो, ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। इसमें ये गैसेस स्टेट में बॉयल्स लॉ से ये क्वेश्चन है। इन्होंने सिंपल सा जो बॉयल्स लॉ का बेचारा फॉर्मूला है P1V1 इक्वल टू P2V2 उसके ऊपर दिया है इन्होंने। एक सिचुएशन का इन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम दे दिया, दूसरी सिचुएशन का इन्होंने क्या बोलते हैं, हाँ दूसरी सिचुएशन का इन्होंने क्या पूछा है, कंप्रेस टू वॉल्यूम ऑफ एयर 1 बार 2। हाँ, दूसरी सिचुएशन का प्रेशर पूछा, इन्होंने कहा 400 डीएम क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है ना, एक बार प्रेशर पे। यदि इसको 200 डीएम क्यूब हम करें तो हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा इन्होंने पूछा है। P1V1 बॉयल्स लॉ है बेचारा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसमें P1V1 इक्वल टू P2V2 का फॉर्मूला लगेगा। एक सिचुएशन का इन्होंने P1 और V1 दिया हुआ है कि वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है। दूसरी सिचुएशन में कह दिया वॉल्यूम हमें इतना करना है तो प्रेशर कितना लगाएं, तो प्रेशर कितना लगाएं कैलकुलेट कर लो भाई। P1V1 इक्वल टू P2V2 कर दो, P2 की वैल्यू आपकी बच जाएगी, फिर P2 कैलकुलेट कर लो। 2 बार आ गया, मतलब 2 बार नहीं आया, मतलब एक ही बार आया आंसर तो, लेकिन उसका नाम 2 बार है, बार उसकी यूनिट है भाई। हिंदी वाला बार मत समझ लेना, 1 बार 2 बार 3 बार वो मत समझ लेना, ठीक है। तो ये 2 बार आ गया, तो 2 बार क्या हुआ, 2 बार इसका आंसर हो गया। बात आपको समझ में आ गई, सिंपल सा है। आप बॉयल्स लॉ लगा के देखोगे तो ज्यादा कुछ मगजमारी इसमें करनी नहीं पड़ेगी। सिंपल सा बॉयल्स लॉ है बेचारा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री का, और इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमें पहचानना है इनकरेक्ट वाला। एक एक को पढ़ते जाते हैं। Fe2CO9 हैज 3 ब्रीजिंग CO ग्रुप जॉइनिंग टू मेटल आयन। एकदम बात सही है। Fe2CO9 की स्ट्रक्चर ये होती है जिसमें जो दोनों Fe मेटल होते हैं वो 3 ब्रीजिंग CO से जुड़े होते हैं। ये देखो 3 ब्रीजिंग CO, आपको दिख रहा है क्या? मैं देख लेता हूँ, हाँ आपको दिख रहा है आराम से। ये 3 ब्रीजिंग CO है, ये वाले जिनको मैं पीला कर रहा हूँ, है ना, सेतु बंद बना रहे हैं ये 3 CO। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। कॉलेज लेक्चरर में भी इसी से एक क्वेश्चन आया था कि Fe के बीच में कितना बॉन्ड होता है, तो Fe के बीच में 0 बॉन्ड होता है, कोई बॉन्ड नहीं होता। दोनों Fe केवल 3 ब्रिजिंग CO से जुड़े होते हैं, इसलिए Fe2CO9 वाला केस है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। FeCO4 2- हैज आयरन इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है कि भाई Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें वो -2 होगी। क्यों आप कहोगे कि -2 कैसे हुई? अरे भाई -2 इसलिए हुई क्योंकि इस कंपाउंड में CO की ऑक्सीडेशन, CO पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं ना, CO तो न्यूट्रल होता है आपका, तो जो भी चार्ज होना है वो आयरन का होगा। तो यहां पर यदि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, इसका मतलब वो 2 माइनस चार्ज आयरन का है। तो ये स्टेटमेंट भी इस हिसाब से ट्रू हो गया, क्योंकि CO न्यूट्रल है तो जो चार्ज है वो आयरन का ही आना है, ठीक है, बात खत्म। ओके, अब है 3 नंबर स्टेटमेंट। VCO5 हैज V इन 0 वैलेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। सही बात है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी वैनेडियम की। क्यों? क्योंकि CO के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है,
और इसके पूरे के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब V के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, बात खत्म। अब आगे ये कह रहा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड इट रिमेन मोनोमेरिक, ये कह रहा है इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ये मोनोमेरिक है। भाई मोनोमेरिक ये नहीं है, सुन लो, ये अनस्टेबल है और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो बात तो सही है, इसमें ये पैरामैग्नेटिक होता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं कौन सा मेटल कार्बोनिल पैरामैग्नेटिक होता है, तो उसका आंसर होता है ये। तो इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये बात भी सही है। ये इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की, ये बात भी सही है। रिमेन्स मोनोमेरिक, मोनोमेरिक का मतलब ये एग्जिस्ट करता है और अपनी इसी फॉर्म में पाया जाता है। तो ये बात गलत साबित होगी, क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, उसका पालन नहीं करता। इसलिए ये होता है अस्थायी, अनस्टेबल, और इसलिए यह एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये मोनोमेरिक नहीं रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अच्छा क्वेश्चन था, फॉल्स, और यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे तो NiCO4 Ni जीरो वैलेंट और इट इज नॉट स्क्वायर प्लेनर। सही बात है, NiCO4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर इसकी टेट्राहेड्रल होती है, तो कहां से स्क्वायर प्लेनर होगी? ठीक है, तो नॉट स्क्वायर प्लेनर, ये बात एकदम सही है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम ट्रू हो गया। तो फॉल्स स्टेटमेंट इसमें नंबर 3 हो गया और नंबर 3 ही आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा, मैंने जो है वो क्लियर करने की कोशिश करी है सारी पोजीशंस आपकी। सेकंड ग्रेड के लिए यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने एक आरपीएससी पीवाईक्यू बुक है वो लॉन्च की है। आप एप्लीकेशन पे जा करके वो जो आरपीएससी पीवाईक्यू बुक है आप उसको देखें, उसमें आज तक के आए हुए सेकंड ग्रेड के, फर्स्ट ग्रेड के, कॉलेज लेक्चरर के एकदम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रखे हुए हैं। यदि नए पैटर्न के हिसाब से, मतलब जो यदि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो तो नए पैटर्न के हिसाब से वो बुक आपके लिए 100% कारगर साबित होने वाली है ना। चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो जूनियर केमिस्ट हो, कुछ भी हो। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।